नमस्कार, मेरा नाम है अनुज दुबे। आप देख रहे हैं हमारा डिस्कशन कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पर, जिसमें आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ये एक्ट क्यों आया। इट इज़ enacted to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration and enforcement of foreign arbitral awards, as also to define the law relating to conciliation and for other matters connected therewith or incidental thereto। फिर आगे बात करते हैं कि नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क। लाया तो सही यूनिफाइड करने के लिए, पर यूनिफाइड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक्ट के प्रीएम्बल में बोला है कि जनरल असेंबली ऑफ यूएन हैज रिकमेंडेड दैट ऑल कंट्रीज शैल गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द यूनिलेटरल मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड द यूनिलेटरल कंसिलिएशन रूल्स इन 1980, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ पाए सारे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस में और लॉज में। और इस रिस्पेक्ट में लेजिस्लेशन का इंपॉर्टेंस ये भी है कि एससी और एचसी के दो जजमेंट देखेंगे। एससी का एक लैंडमार्क जजमेंट है सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस में। उन्होंने कहा था कि ऑल कोर्ट शैल डायरेक्ट पार्टीज टू एडीआर मेथड्स लाइक आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन। हाई कोर्ट मद्रास ने भी केस लॉ बोला था ए के बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कहा था कि foreign lawyers cannot be debarred to come to India and conduct arbitration proceedings in respect of disputes arising out of a contract relating to international commercial arbitration। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आप देखेंगे क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट 4 पार्ट में 88 सेक्शंस है। पहला पार्ट में आर्बिट्रेशन है, दूसरे पार्ट में जो है एनफोर्समेंट है फॉरेन अवार्ड्स का, पार्ट 3 रिलेट्स टू कंसिलिएशन एंड पार्ट 4 रिलेट्स टू सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। ये जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं या फॉरेन अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस जो सीजीपी वाला केस है वोडाफोन का, वो आर्बिट्रेशन में गया और उसका एक केस आया, तो उसे अब एनफोर्स करना है तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा और यहाँ पे उसके प्रोविजंस वो अप्लाई करेगा। ये था एक एग्जांपल उसका। आगे चलते हैं, एडीआर क्यों आया। तो कोर्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है उसके कुछ मेजर शॉर्टकमिंग्स थे, जिसे एड्रेस करने के लिए एडीआर्स वर एवॉल्व्ड। इसमें अपन आगे चलते हैं तो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या। दे आर यूज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्ट, इन अदर वर्ड्स दे आर अल्टरनेटिव टू लिटिगेशन। क्या मेथड्स हैं? पहला आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे लोअर कॉस्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोसेस, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी, ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ सेटलमेंट, चॉइस ऑफ फोरम, चॉइस ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ बोथ पार्टीज, पावर इम्बैलेंस बिटवीन पार्टीज, lacks the possibility of interim measures, difficulty in enforcement of final outcome। आगे देखते हैं प्राइमरी लेजिस्लेशन डीलिंग विद अल्टरनेट मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कौन से? पहला तो ये एसीए एक्ट 1996, फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, सीपीसी हमारा 1908 वाला। मेथड्स क्या क्या है? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। तो शुरू करते हैं आर्बिट्रेशन से। वन ऑफ द पॉपुलर मेथड है ये। आर्बिट्रेशन के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला, इट इज अ मेथड ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय अ थर्ड person selected by the parties and who renders a final and binding decision। कुछ टर्म्स देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन को एक्ट में कैसे डिफाइन किया है उसके हिसाब से, आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मीन्स अ सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। या फिर आर्बिट्रल अवार्ड देखते हैं, इट इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड। और लास्ट देखते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ऐसा आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट, कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज एन इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल ऑफ और हैबिचुअली रेसिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, or a body corporate which is incorporated in any country other than India, or an association or a body of individuals whose central management and control is exercised in any country other than India or the government of a foreign country। पार्टी मतलब पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब देखते हैं प्रोसेस इसका। दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी ने अपॉइंट किया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, उन्होंने एडजुडिकेशन करेंगे, आर्बिट्रल अवार्ड आएगा जो कि बाइंडिंग डिसीजन रहेगा। अब आगे चलते हैं, बेसिक फीचर्स देखते हैं आर्बिट्रेशन के। सबसे पहला तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किसी कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। कंसेंट इज कंटेन्ड विद इन एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्लियरली स्पेसिफाइज द डिजायर ऑफ द पार्टीज टू आर्बिट्रेट देयर डिस्प्यूट। इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट they would not go to a court, instead they will proceed to arbitrate their dispute। ये agreement takes a form of a binding contract। सेक्शन 7 के हिसाब से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का मीनिंग है
an agreement by the parties to submit and to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal frame relationship, whether contractual or not. अगर रेफरेंस दिया है कॉन्ट्रैक्ट में टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, इसका मतलब ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट माना जाएगा इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड रेफरेंस इज सच एज टू मेक दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका पार्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं आर्बिट्रेटर देखते हैं पहले. आर्बिट्रेटर ऑल्सो नोन एज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सिमिलर टू अ जज ऑफ अ कोर्ट. ये डिसाइड करता है डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज जस्ट लाइक जज. एंड आर्बिट्रेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी completely neutral, impartial and not favor any party. Because the parties can choose the arbitrator, it inspires confidence in the arbitrators, the process and the decisions taken. If arbitrators who are not independent, then they could be removed by the court. Seat of arbitration means the legal system which would supervise the arbitration to ensure that mandatory legal requirements are complied with. एग्जाम्पल, अगर इंडिया सीट है तो इंडियन लॉज वुड अप्लाई एंड इंडियन कोर्ट्स वुड हैव अथॉरिटी टू प्रोवाइड सपोर्टिव असिस्टेंस, जैसे कि इंटरिम मेजर्स वगैरह इशू करना, और वो कोर्ट जहाँ पे वो चैलेंजेस हियर हो पाएंगे अगेंस्ट द अवार्ड्स. आगे चलते हैं पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजर. आर्बिट्रेशन ऑल्सो गिव्स द पार्टी ऑफ द चॉइस ऑफ एप्लीकेबल लॉ, स्पेशली इफ आर्बिट्रेशन इज एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है टू चूज द टाइप एंड काइंड ऑफ प्रोसीजर व्हाट द पार्टीज वांट टू अडॉप्ट फॉर द आर्बिट्रेशन, जैसे कि सिर्फ ओरल होगा या रिटर्न स्टेटमेंट होगा. फाइनलिटी ऑफ आउटकम पे आते हैं. यूजुअली देयर इज नो अपील अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड. इट कैन बी सेट असाइड ओनली ऑन वेरी फ्यू ग्राउंड सच एज इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, या फिर पार्टीज की इनकैपेसिटी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर, या फिर अनफेयर प्रोसीजर. उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी. An important feature of arbitration is that whatever happens in arbitration remains private. It is only known to the parties and to the arbitrators. All of them are prohibited with sharing with third parties who are not involved in the arbitration. कोई भी डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन जो इस दौरान रिसीव होता है आर्बिट्रेशन उनके लिए, ये ऐसा किया है ताकि जब भी पार्टीज रहती हैं वो फील फ्री कर सकें टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन, ताकि प्रॉपर सॉल्यूशन पहुंच सके. फिर आर्बिट्रल अवार्ड. एन अवार्ड इज अ डिसीजन बाय द आर्बिट्रेटर ऑन द डिस्प्यूट दैट वाज submitted to it for adjudication. Enforcement of arbitral award. It is much simpler to enforce an arbitral award in foreign nations than a judgment rendered by a court. Such enforcement happens under an international treaty. तो क्या क्या थे यहाँ के बेसिक फीचर्स? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेटर, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, पार्टी ऑटोनॉमी इन प्रोसीजर्स, फाइनलिटी ऑफ आउटकम, कॉन्फिडेंशियलिटी, आर्बिट्रल अवार्ड्स, एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स. आगे चलते हैं, हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन. Litigation takes place in court. Arbitration, place of arbitration is chosen by parties. Litigation के केस में judge is assigned by court. Litigants have no say on who will judge their disputes. Arbitration के केस में arbitrator is selected by the parties. जो उनको appropriate expertise हो, educational qualification हो, trade experience हो, उनको जो चाहिए हो. Then litigation के केस में procedure followed by a court is fixed and determined by the rules of the court. अगर इंडिया में है तो CPC लगेगा. आर्बिट्रेशन के केस में फ्लेक्सिबिलिटी है टू चूज द प्रोसीजर्स जो अप्लाई होंगे. लिटिगेशन के केस में प्रोसीडिंग्स आर जनरली ओपन टू पब्लिक. प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत कम है. आर्बिट्रेशन के केस में कॉन्फिडेंशियलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रल पार्टीज और लॉयर्स के अलावा कोई भी परमिटेड नहीं होता पार्टिसिपेट करने के लिए. देन लिटिगेशन के केस में कोर्ट डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू न्यूमरस अपील्स. लेकिन आर्बिट्रेशन के केस में आर्बिट्रल अवार्ड्स कैन बी चैलेंज्ड ऑन वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स. Litigation के केस में it is often difficult to enforce judgment of court of one country in a foreign country. Arbitration के केस में enforcing an arbitral award in foreign nations is much easier and is governed by international treaties such as recognition and enforcement of foreign arbitral award 1958. आगे चलते हैं, हम देखते हैं authorities under act. तो यहाँ पे 3 अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं: जुडिशियल अथॉरिटी, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी डेजिग्नेशन पर्सन और इंस्टीट्यूशन. सबसे पहला जुडिशियल अथॉरिटी अगर अपन देखें तो ये डिफाइंड नहीं है, पर एक केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अ जुडिशियल अथॉरिटी एज सच इज नॉट डिफाइंड इन एक्ट. इट वुड सर्टेनली इंक्लूड कोर्ट एज डिफाइंड इन एक्ट एंड इन आवर ओपिनियन इंक्लूड अदर कोर्ट्स एंड मे इवन इंक्लूड अ स्पेशल ट्रिब्यूनल लाइक कंज्यूमर फोरम. देयरफॉर जो भी ट्रिब्यूनल हैं और कासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, CCI, सेबी जैसी, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी. देन आगे चलते कोर्ट. तो अंडरस्टैंडिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन. अथॉरिटी क्या रहेगी? अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो ओनली हाई कोर्ट, अदर आर्बिट्रेशन तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. इनका फंक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं. प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर
arbitration, मतलब it performs a supervisory function as regards that arbitration, मतलब granting of interim measures या फिर challenging an arbitral tribunal, review of an award and enforcement of awards etc. फिर आगे चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, तीसरा जो यहाँ पे हमने देखा अथॉरिटी, तो तीसरी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट वुड बी अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर इन केस एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वाइल हाई कोर्ट वुड बी अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेट इन केस ऑफ डोमेस्टिक. तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा इंटरनेशनल, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा डोमेस्टिक के केस में. फिर चलते हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे. तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डिफाइन किया है सेक्शन 7 में. It means an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. It may be in a form of arbitration clause in a contract or a form of a separate agreement. It shall be in writing. An arbitration agreement is in writing if it is contained in a document signed by the parties. An exchange of letters, telex, telegrams, other means of communication, including through electronic means, which provide a record for the agreement, or the reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and reference is such as to. ये दूसरी बार कर लिया हमने, और ठीक है आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. पहला आर्बिट्रेशन क्लॉज, अ क्लॉज कंटेन्ड विद इन अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज अंडरटेक टू सबमिट डिस्प्यूट इन रिलेशन टू और इन कनेक्शन विद द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट दैट मे अराइज इन टू फ्यूचर टू आर्बिट्रेशन. दूसरा सबमिशन अग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट टू आर्बिट्रेशन. सच एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू आफ्टर द डिस्प्यूट्स हैव अराइजन. अब देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स. पहला, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल अंडर द लॉ. It is a contract and has to fulfill all requirements of a valid contract. Then consensus addendum. Parties have to clearly consent to arbitration. Words utilized by the parties should clearly indicate that all parties want to proceed to arbitration. Thus, if words used are uncertain or ambiguous, then there can be no consensus addendum, and in turn there can be no arbitration agreement. फिर है ouster of jurisdiction. It is vital to understand that once the parties have agreed to arbitrate their matter, neither of the parties can unilaterally proceed to court to litigate that matter. Any party attempting to do so would be referred to arbitration if the other party so requests. Doctrine of separability. Doctrine ये provide करता है कि arbitration agreement जो है, even though contained in a contract, is a separate agreement from the contract itself. In other words, दोनों independent contract हैं एक दूसरे के. इट इज डन टू एंश्योर दैट एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेट वुड नॉट बी रेंडर्ड इनवैलिड merely because the principal contract was invalid. This is a legal fiction. Then competency to rule on its jurisdiction. Arbitral tribunal has the capacity to rule on its own jurisdiction even if it involves a question of validity of the main contract. This allows the arbitral tribunal to determine the validity of main contract without contradicting on its jurisdiction. Then requirements of a valid arbitrational agreement. ये दो सोर्सेज से जमा किए गए. पहला तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और दूसरा डिसाइडेड केस लॉस. क्या क्या है? पहला राइटिंग है, दूसरा क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, तीसरा डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, चौथा फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड, पांचवा स्पेसिफिक वर्ड्स, छठवा डिस्प्यूट, आर्बिट्रेरिटी और सिग्नेचर. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइटिंग से. Unlike the possibility of oral contract, arbitration are required to be mandatorily in writing. कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है इसका. लेकिन देन क्लैरिटी ऑफ कंसेंट. The intention to go to arbitration must be clear. In other words, there must be consensus addendum. Utilization of vague words cannot be considered to be adequate. Words जो use कर रहा है should disclose a determination and obligation. Third, defined legal relationship. ये टर्म यूनिट्रल मॉडल लॉ से उठा के लाया है, स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं है. इसका मतलब ये है कि लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए. Dispute that arises from a legal relationship can be submitted unless it is expressly implied barred by statute. Thus, disputes concerning legal activities cannot be submitted to arbitration. Fourth, final and binding award. जो भी पार्टीज हैं उन्हें अग्री करना चाहिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंटिव राइट जो भी न्यूट्रल थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन देम. देन आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ, स्पेसिफिक वर्ड्स. Mere use of words like arbitration या arbiter will not make an arbitration agreement. Usage of such word is not a necessary requirement. भावनाएं होनी चाहिए. Dispute, there must be a present or future dispute या difference in connection with some contemplated affairs that is proposed to be submitted to arbitration. फिर arbitrability. The dispute जो submit हो रहे हैं या proposed to be submit हो रहे हैं must be arbitrable. मतलब law must permit arbitration in that matter. क्योंकि कुछ ऐसे matters हैं जहाँ पे law एक्सक्लूसिवली फॉर द कोर्ट रखा है.
जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, गार्जियनशिप मैटर्स हैं, टेस्टिमेंट्री मैटर्स, मॉर्टगेज सूट फॉर सेल ऑफ अ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी आर्बिट्रेटेड. सिग्नेचर इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. हाउएवर अगर वो करस्पॉन्डेंस में है तो कोई सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस. Parties to an agreement could agree to arbitrate by referring to another contract containing an arbitration agreement. Requirement is that the reference must leave no doubt in the mind of reader कि parties को चाहिए कि नहीं चाहिए. फिर termination of an arbitration agreement बहुत कम तरीके से हो सकता है, पर कब कब हो सकता है. पहला तो म्यूचुअल कंसेंट, लाइक एनी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज इन्वॉल्व कैन जॉइंटली अग्री टू पुट एन एंड टू पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट. If the principal contract is terminated through discharge or novation, the arbitration agreement terminates with the contract. However, if the principal contract is breached, then the arbitration agreement survives because of the operation of doctrine of separability. एक एग्जाम्पल देखते हैं. एक AC सर्विसेज और वोल्टास लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ टू प्रोवाइड एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज टू ऑल ऑफ द ACs इन NCR रीजन. और कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि आर्बिट्रेशन में जाएगा डिस्प्यूट के टाइम पे. पहला केस 3 साल हो गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अग्रीमेंट खत्म हो गया और अग्रीमेंट के साथ में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी खत्म हो गया. सिनेरियो 2, रिन्यू कर दिया लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं है, तो जो पुराना वाला था उसके साथ ही आर्बिट्रेशन भी चला गया. सिनेरियो 3, यहाँ पे डिस्प्यूट रेज हुआ रिगार्डिंग टू, और जो टर्म एग्रीमेंट था टर्म्स उसमें हुआ और एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, लेकिन सेपरेबिलिटी डॉक्ट्रिन की वजह से एग्रीमेंट जो है सर्वाइव कर जाएगा. तो पहला हमने देखा था म्यूचुअल कंसेंट से टर्मिनेशन हो सकता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट. देन अब देख रहे हैं तीसरा, डेथ ऑफ पेनल्टीज. अंडर इंडियन लॉ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी, इट शैल बी एनफोर्सिबल बाय और अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड. और लास्ट है ऑपरेशन ऑफ लॉ. एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड. लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बताया यहाँ पे, एक ऐसा पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स ऐसा पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट्स ऑफ द डिसीज्ड एंड वेयर अ पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, द पर्सन ऑन हुम द एस्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो एक्टिंग. आगे बढ़ते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड ट्रिब्यूनल की तरफ. आर्बिट्रर्स या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ जज. ये लोग जज करेंगे, एडजुडिकेट करेंगे डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज. इंटरचेंजेबल यूज़ किया जाता है, जो आर्बिट्रर्स या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का टर्म है. दोनों ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं, सोलो हो या फिर मोर देन वन आर्बिट्रर हो. यूनिक फीचर है आर्बिट्रेशन का कि पार्टीज गेट टू सिलेक्ट देयर आर्बिट्रर्स या डेलीगेट टू एन इंस्टीट्यूशन जैसे ICC या FICCI वगैरह. दे वर्क्स लाइक अ जज प्रेजेंट देयर, जिसके सामने पार्टीज अपना डिस्प्यूट प्रेजेंट करेंगी, एविडेंसेस सबमिट करेंगी, प्रोड्यूस विटनेसेस. उसके बाद आर्बिट्रर लॉ अप्लाई करके प्रॉब्लम पे डिसाइड करेगा जुडिशियल मैनर पे. इसमें मोर कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आर्बिट्रर्स और डिसीजन पे क्योंकि खुद ही ने चूज़ किया है. कोर्ट जैसा नहीं है कि वो विच हैज़ द एबिलिटी टू फोर्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स. सक्सेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज. इसीलिए पार्टीज मस्ट ट्रस्ट द आर्बिट्रर्स टू रिमेन न्यूट्रल एंड फेयर. क्वालिटी ऑफ आर्बिट्रर्स अल्टीमेटली नॉट ओनली बाय द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस बट ऑल्सो बाय द आउटकम इन फॉर्म ऑफ अवार्ड्स. इंडिया में जो अवार्ड्स हैं आर रेगुलेटेड बाय द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 96. लॉ बताता है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट माइट अराइज इन अपॉइंटिंग और रिमूवल ऑफ आर्बिट्रर्स. अलग अलग अथॉरिटीज़ ने जैसे कि HC और SC वगैरह, ये लोग रिमूवल और अपॉइंटमेंट के पावर बताते हैं. हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर? तो कोई भी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन थ्योरी कैन बी आर्बिट्रेटर. सिंस आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट अग्रीमेंट है तो इट वुड बी सबमिटेड टू प्राइवेट पार्टी कोर्ट्स की वजह. कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद द पार्टीज. अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन अग्रीज टू आर्बिट्रेटर एंड एडजुडिकेट. अपॉइंटमेंट, पार्टी ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है. इसका मतलब फ्रीडम टू चूज वेदर इट इज द प्रोसीजर या वेन्यू या सीट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स. However, this right to choose is not absolute, but instead it is subject to certain limits that are provided under the applicable law. फिर number of arbitrators. Parties tend to have high level of freedom when deciding on the number of persons. लेकिन इस पे कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ मैटर्स को, जैसे कि फीस कितनी होगी आर्बिट्रर्स की, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, टाइम रिक्वायर्ड, मीटिंग्स, ड्यूरेशन ऑफ सेशंस,
डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर कोऑर्डिनेशन में टाइमिंग्स की डिफ़िकल्टी हो, ज़्यादा एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हो तो मोर आर्बिट्रर रहेंगे, लेकिन तो फ़ायदा ये है कि ग्रेटर डिस्कशंस होगा जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ अवार्ड्स इम्प्रूव आएगा. इट ऑल्सो ब्रिंग्स ग्रेटर एक्सपर्टीज एज आर्बिट्रेटर्स मे बी फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटी एंड बैकग्राउंड. पर खर्चा करना पड़ेगा आपको, वही बात है. अब कितने हों तो एक्ट क्लियरली प्रोवाइड्स दैट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट इवन इन नंबर. मतलब यूजुअली 3 किए जाते हैं वैसे तो, सेक्शन 10 में ही बताई हुई नंबर. फिर फेलिंग द डिटर्मिनेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रल. नहीं डिसाइड कर पाया तो एक डिसीजन है नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया, जहाँ पे बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स इज एन एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटी, क्योंकि अमंग द रीजंस कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वाज पॉसिबल दैट द 2 आर्बिट्रेटर्स मे नॉट डिसएग्री, इन विच केस देयर वुड बी अ कंसेंसस एंड नो डिसएग्रीमेंट. तो चलेगा. फिर आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट. यहाँ भी पार्टी ऑटोनॉमी रहेगा, पार्टीज डिसाइड करेंगी क्या प्रोसीजर रहेगा. इट कैन बी एज सिंपल एज अ टॉस ऑफ कॉइन या फिर कॉम्प्लिकेटेड, जितना वो बनाना चाहें. मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स आर पार्टीज विल जॉइंटली अपॉइंट, ईच पार्टी विल अपॉइंट वन एंड द 2 आर्बिट्रेटर्स वुड अपॉइंट द रेस्ट. अपॉइंटमेंट वुड बी मेड बाय एन अनरिलेटेड पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ ICI या प्रेसिडेंट ऑफ FICCI एक्सेट्रा. अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो पार्टीज डिसाइड नहीं कर पा रही अपॉन एन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, या फिर पार्टीज ने डिसाइड किया है बट द पार्टी या आर्बिट्रर या इंस्टीट्यूशन फेल्स टू एक्ट एज रिक्वायर्ड. जैसे ICI प्रेसिडेंट को बोला पर वो फेल्स टू एक्ट एज रिक्वायर्ड. इन सिचुएशन से डील करने के लिए सेक्शन 11 बताया में ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स बताया है. इन सच सिचुएशंस पार्टी वुड हैव टू अप्रोच द अथॉरिटीज डेजिग्नेटेड अंडर ACA. डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए, और डोमेस्टिक के लिए रहेगा हाई कोर्ट. कोर्ट स्टेप्स इन देन फर्स्टली रिक्वायर्स पार्टीज टू टेक एक्शन. ओनली इन लास्ट इंस्टेंस इट डज स्टेप इन टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स. अगर अथॉरिटीज ने अपॉइंटमेंट कर दिया तो इट कुड नॉट बी चैलेंज बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एनी अदर कोर्ट. हाँ, तो अगर पार्टीज फेल टू अपॉइंट आर्बिट्रर या फिर पार्टीज हैड नॉट डिसाइडेड तो स्टेप 1. फिर स्टेप 2 आया कि पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद डिफॉल्ट प्रोसीजर. अगर पार्टीज फेल टू फॉलो द डिफॉल्ट प्रोसीजर देन अदर पार्टी कैन अप्रोच. द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टीज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर एग्रीमेंट, या फिर इट मे itself appoint the arbiter. The court must take into account the qualifications that the parties had agreed upon. आगे चलते हैं requirements of a arbitral tribunal. सबसे पहला ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसी नेशनैलिटी का होना चाहिए उस पार्टीज का. शुड बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ये प्राइवेट अरेंजमेंट है एंड रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड. देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द आर्बिट्रर एंड पार्टीज whereby the service of adjudication for parties to for remuneration वो दे रहा है. इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करना है. फिर लैक ऑफ बायस, इसने न्यूट्रल रहना चाहिए, अनबायस्ड, शुड नॉट फेवर एनी पार्टी एंड शुड नॉट बी बायस्ड, इंस्टेड शुड रिमेन एट ऑल टाइम इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल. अब बायस तो क्या बायस, बायस के लिए टेस्ट ऑफ बायस बताया है केस लॉ में, is whether a reasonable person in possession of relevant information would have thought that bias was likely and matter was likely to be disposed in a particular way. Section 12 में grounds for challenge बताया, when a person is approached in connection with his possible appointment as an arbitrator, he shall disclose in writing any circumstances such as existence, whether either direct or indirect, of any past or present relationship with interest in any of the parties or in relation to any subject matter in dispute, whether financial, business, professional or other kind, which is likely to give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality, and which are likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration, and in particular his ability to complete the entire arbitration within a period of 12 months. Bias देखा, independence देखते हैं. It is the presence of certain relationship between the arbitrator एंड पार्टीज सच एज प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट क्रेडिटर, तो वो देखेंगे. अब इम्पार्शियलिटी इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ आर्बिट्रेटर, दैट इज बाय हिज हर बिहेवियर द आर्बिट्रेटर गिव्स एन इम्प्रेशन दैट दे आर फेवरिंग वन पार्टी ओवर द अदर. जैसे उसका कुछ प्री कंसीव्ड नोशन है कि वो कैसे डिसाइड करेगा केस. हमें ये समझना चाहिए कि देयर माइट बी प्रीवियस कनेक्शन बिटवीन देम, or the person's behavior might have raised doubts as to their impartiality. It does not prevent parties from appointing that person as the arbitrator. वो केस टू केस की बात है.
तो सम इंस्टेंसेस विच वुड गिव राइज टू डाउट्स एज टू प्रेजेंस ऑफ बायस। आर्बिट्रेटर जो है एम्प्लॉय है, कंसल्टेंट, एडवाइजर है, या पास्ट या प्रेजेंट में बिजनेस रिलेशनशिप है किसी पार्टी के साथ। आर्बिट्रेट करेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है लॉयर या फर्म एक्टिंग एज काउंसिल फॉर वन ऑफ पार्टीज, या आर्बिट्रेटर हैज गिवन लीगल एडवाइस या प्रोवाइडेड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन डिस्प्यूट टू द पार्टी और एफिलिएट ऑफ वन ऑफ पार्टीज, या फिर क्लोज फैमिली मेंबर है आर्बिट्रेटर का जिसका सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वन ऑफ द पार्टीज में या एफिलिएट में। आर्बिट्रेटर जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी एंटिटी का, दैट अ पार्टी इन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर हैज़ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन वन ऑफ द पार्टीज के आउटकम का, या उसने प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रहा इस केस में। आगे देखते हैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर। सबसे पहला, कंडक्ट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विदाउट एनी डिले। ही शुड कंडक्ट इन अ मैनर एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। डेडिकेटेड आर्बिट्रर होना चाहिए, इसीलिए लॉन्गर प्रोसीडिंग की वजह से मोर कॉस्ट आएगा। एंड दिस डज नॉट मीन कि वो जल्दी जल्दी खत्म करे arbitrarily just to finish later faster. He should ensure that all legal requirements are met and unnecessary delay is avoided. Second, remain at all times impartial, that is treat both partly equally. उसने अपनी मेंटेन करनी चाहिए sanctity and integrity of the process and the outcome. A biased outcome is no outcome and would not be acceptable under law. Then keep all matters concerning arbitrations in confidential. Whatever happens in arbitration remains in arbitration. Confidentiality allows the parties to fully explore all aspects ताकि ऐसा डिस्प्यूट से arrive at a more acceptable solution. Extends to all, सबको रहेगी, कोई भी पार्टी आर्बिट्रर सबके ऊपर लाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। डेलिब्रेशन, ट्रिब्यूनल शुड प्रॉपरली डिस्कस ऑल इश्यूज बिफोर डिस्कसिंग अ डिसीजन और अवार्ड। अवार्ड शुड बी रीजनड अवार्ड। इन अदर वर्ड, ही शुड डिस्कस द मैटर्स विथ ईच अदर एंड थॉरोली थ्रू अ मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी से अवार्ड रेंडर करना है। अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन विथ वन पार्टी. This is to ensure that no allegation of bias can be made against the arbitrator. Then ensure all documents and communication received from one party is communicated to the other. जो भी एक ने दी है उसकी कॉपीज दूसरे को अवेलेबल कराओ. This will ensure that parties have maximum opportunity to present its case. Then ensure that the award and all other decisions comply with legal requirements. Unless the award complies with all the legal requirements, the award would not be enforced. फ्यूटाइल हो जाएगा. Then ensure that he she himself at all time comply with legal requirements associated with arbitrator. सबसे important है, one such requirement is that of duty to disclose grounds on which may lead to an apprehension of bias. आगे चलते हैं. टर्मिनेशन, रिमूवल एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. पॉसिबिलिटी है कि आर्बिट्रल जो चूज किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है, वो अपॉइंटमेंट किसी ना किसी वजह से अनसुटेबल हो गया, तो उसको रिमूवल और रिप्लेस किया जा सकेगा बाय अनदर आर्बिट्रल. कब कब होगा ऐसा? 4 इंस्टेंसेस. सबसे पहला, व्हेन द आर्बिट्रर लीव्स वॉलंटरली. रीजंस हैं कुछ, एंड ही डिसाइड्स विच ही मे और मे नॉट डिस्क्लोज टू द पार्टीज. उसने खुद ही ने डिसाइड किया है टू नो लॉन्गर एक्ट एज आर्बिट्रेटर, तो वो उसको फोर्स नहीं किया जा सकेगा. सेकेंड है, व्हेन ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन आर्बिट्रेशन अग्री दैट द आर्बिट्रर शुड बी रिमूव्ड. तो सारी पार्टीज ने एग्री कर लिया है दैट ही शुड नो लॉन्गर कंटिन्यू विद द पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर. तो पार्टीज ने रियलाइज किया है कि या तो उस रीज़न हो सकता है कि रियलाइज़ कर लिया पार्टीज़ ने कि उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है जो उन्होंने डिज़ायर की थी, उसके पास एक्सपीरियंस इनएडिक्वेट है, लेकिन ये यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए भैया रिमूव करने का. देन ऑपरेशन ऑफ लॉ. आर्बिट्रल इज अनेबल टू कंटिन्यू, फॉल्स इल एंड इज अनेबल टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंडक्ट एनी प्रोसीडिंग, या फिर अदर इश्यूज आ गया, बिजी हो गया, लॉस्ट इंटरेस्ट इन द मैटर. दीज आर फैक्चुअल इनएबिलिटी. लॉ नो लॉन्गर परमिट्स हो सकता है, लॉन्ग डिलेज हो रहा है जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो लॉ आता है, स्टेप्स इन एंड टर्मिनेट्स द आर्बिट्रेटर. अगर कोई कंफ्यूजन रह रही है कि टर्मिनेट हुआ है कि नहीं, तो पार्टी जो है कोर्ट प्रोसीड कर सकती है, फाइनली डिसाइड ऑन क्वेश्चन ऑन टर्मिनेशन. व्हेन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड्स. मैंडेट एंड्स हो जाता है आर्बिट्रेटर का जब वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड होती है, फाइनल अवार्ड जब दे दिया गया जाता है, या फिर फेलियर टू मेक अवार्ड विद इन 12 months, और व्हेन द पार्टीज डिसाइड टू नो लॉन्गर कंटिन्यू विद आर्बिट्रेशन, तो नेचुरली खत्म हो जाएगा. लास्ट है, व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स दैट द आर्बिट्रर शुड बी रिमूव्ड. इन एडिशन, मतलब ऊपर के अलावा पार्टीज को ऐसा लग रहा है कि आर्बिट्रर शुड नॉट कंटिन्यू, देन इट फॉर द रीजंस ऑफ बायस अप्रोच द कोर्ट टू रिमूव द आर्बिट्रेटर. मेन में यहाँ पे बायस था. अब रेज कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट चैलेंज मस्ट बी रेज बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इटसेल्फ. उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा सकेगा फॉर डोमेस्टिक, या फिर हाई कोर्ट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन.
Once an arbiter has terminated, then what? New arbitrator would be appointed by the original method. आगे चलते हैं arbitral award. It is a conclusive determination as to questions, disputes या issues जो भी उन्होंने रखे थे arbitral tribunal के सामने, and applicable law deliver a final decision on the matter. Nature and scope of arbitral award. सबसे पहला definition. Arbitral award is similar to a judgment. Arbitral award is given by the arbitral tribunal as a decision on various issues जो कि ट्रिब्यूनल के आगे प्लेस की गए हैं पार्टीज के द्वारा. अब ट्रिब्यूनल ने मतलब एक्ट में उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, पर इट रिप्रेजेंट्स अ रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज. देन जनरल प्रिंसिपल्स. हु कैन चैलेंज? ओनली अ पार्टी टू अग्रीमेंट कैन चैलेंज अ अवार्ड. जो पार्टी नहीं है वो चैलेंज नहीं कर सकता. अथॉरिटी कैन ओनली बी चैलेंज बिफोर अ कोर्ट. हाई कोर्ट डोमेस्टिक के केस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट डोमेस्टिक के केस में, और हाई कोर्ट इंटरनेशनल के केस में. टाइमलाइन क्या रहेगी? व्हेन अ चैलेंज अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी रेज्ड. इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ 3 months जहाँ से अवार्ड रिसीव हुआ, विद अ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 30 more days. Automatic stay. There is no automatic stay on the enforcement. A party has to specifically request for a stay and the court at time of granting stay can impose conditions. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. फाइनल अवार्ड होगा. फाइनल अवार्ड मतलब made in accordance with requirements of law and finally adjudicates on the issues submitted to arbitration. Interim award क्या होगा? 2 टाइप के interim award हो सकते हैं. One which remains in force till the final award is rendered and another is final as regards the matters it deals with. The latter is referred to as an interim because when it was rendered there was still other pending issues. तीसरा, settlement award. During the arbitration process, parties may choose to settle the matter instead of having it adjudicated by the arbiter. In such situation, arbiter could assist the parties in arriving at the settlement. If a settlement is arrived at and the arbiter has no objection, then terms of settlement could be made as a part of award. इसको बोलते हैं settlement award. फिर additional award, when a final award has been rendered but is later found out that certain claims were not resolved, the parties can request arbitral tribunal to make an additional award. Such a request must be made within 30 days from the receipt of final award. फिर है requirements of an arbitral award. Necessary requirements क्या है? Must be decision by a majority. All decision including an award must be made through majority. Must be made in writing, signed and dated. Writing होनी चाहिए. Signature of majority of the members of tribunal. अगर कोई particular arbiter agree नहीं कर रहा है तो उसने नोट करना चाहिए award में. Why the signature of an arbiter was missing? Of equal importance is the date of the award. जिस दिन से हेल्प करता है वो टाइमलाइंस वगैरह डिसाइड करने में, 30 दिन और ये सब चीज़ें. Must be reasoned. A mandatory requirement of an award is that it should be reasoned. Failure to state reasons would make the award invalid. उसमें दिखना चाहिए कि why वो पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचे. प्रेजेंस ऑफ रीजन से पता चलता है कि आर्बिटर ने अपने माइंड्स अप्लाई किए हैं इस चीज़ में, आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं है. द ओनली एक्सेप्शन इज व्हेन द पार्टीज हैव अग्रीड दैट नो रीजन मस्ट बी गिवन. मस्ट नॉट बी वेग. The award should be both certain and clearly note which party has to do what. Clear होना चाहिए कि क्या डिसीजन हुआ है किस इशू पे. It should not seem like a recommendation. Must not be tentative. Must not leave with the party with option कि परफॉर्म करना है कि नहीं. कोई डाउट नहीं आना चाहिए कंटेंट को लेकर के. फिर है should be capable of being performed. The award should be capable of being performed. The award must be realistic in what it suggests and should not ask parties to do something that is not possible या फिर illegal. Unforeseeable award हो गया तो उसको set aside कर दिया जाएगा. Must not be illegal या फिर against public policy. अगर वो वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी में है तो उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा. पब्लिक पॉलिसी मतलब रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द स्टेट. अदर रिक्वायरमेंट्स में डिलीवरी है कि एन अवार्ड इज रेडी टू बी डिलीवर्ड एज सून एज इट इज साइंड. एन अवार्ड दैट इज साइंड शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज. आगे बढ़ते हैं. चैलेंजिंग एन अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स. क्या क्या ग्राउंड्स हैं? इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एन अपील. अपील में बोथ क्वेश्चन रिलेटिंग टू लॉ एंड फैक्ट कैन बी रेज्ड, लेकिन रिव्यू में सिर्फ स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं. तो क्या क्या है यहाँ पे? पहला, सेक्शन 13 में बोला है चैलेंज ऑफ बायस अगेंस्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी को फेवर कर रहा है या बायस कर रहा है इन वन ऑफ पार्टीज, तो चैलेंज फर्स्ट बी रेज्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल. चैलेंज अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो अवार्ड जो है अवार्ड को चैलेंज किया जा सकेगा. देन सेक्शन 16 ओवर स्टेपिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय द ट्रिब्यूनल. ऐसी चीज़ में वो चीज़ बता रहा है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आती ही नहीं है, तो ट्रिब्यूनल विल डिसाइड ऑन दिस चैलेंज.
लेकिन अगर ट्रिब्यूनल डज नॉट एग्री विद पार्टी तो ट्रिब्यूनल अवार्ड दे देगा और अवार्ड चैलेंज हो जाएगा फॉर रिव्यू। देन सेक्शन 34 स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिव्यूइंग एन अवार्ड। 7 स्पेसिफिक ग्राउंड्स बताएं। सबसे पहला, पार्टी इज अंडर सम इनकेपेसिटी, बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल या पर्सनल हो सकता है, जैसे कि एक पार्टी माइनर है। दूसरा, इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, इफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज इनवैलिड। पार्टी इज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। अब जैसे कि नेक्स्ट डेट ही नहीं बताया जिस पार्टी को जवाब देना है, तो फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट नोटिस की वजह से एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है पार्टीज की एबिलिटी टू प्रेजेंट इट केस पे। देन नेक्स्ट, अवार्ड डील्स विद डिस्प्यूट्स नॉट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन। जो सबमिट ही नहीं किया डिस्प्यूट को, उसको जबरदस्ती बता रहा है, उसकी अथॉरिटी ही नहीं है एडजुडिकेट करने की। या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स अंडर लॉ। दस लॉ प्रिस्क्राइब सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कि ऑल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर्स मस्ट अडेयर टू। जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल है, वुड बी ट्रीट बोथ पार्टीज इक्वली। नहीं रिक्वायर मीट करता है मिनिमम रिक्वायरमेंट तो सेट असाइड कर देंगे। सेकंड सेट 5 हो गए। अब दूसरे और क्या है, सेट ऑफ ग्राउंड्स विच कोर्ट कैन टूक एट इट्स ओन मोशन इंक्लूड्स, पहला, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन, या दूसरा, द अवार्ड इज ऑन इन कंट्रावेंशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब चैलेंज हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, 4 मेजर आउटकम्स हैं। अगर चैलेंज हो रहा है तो सेट असाइड कर देगा। द कोर्ट रिव्यू कर रहा है, वो सेट असाइड कर देगा। एक बार सेट असाइड हो गया तो कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं रहेगा उस अवार्ड का, वो अवार्ड ही नहीं बचा। इट इज नो लीगल सैंक्टिटी, इट हैज नथिंग मोर देन अ डॉक्यूमेंट एंड नो लीगल वैल्यू। दूसरा, वो कंफर्म कर सकता है रिव्यू के बाद, उसका ओपिनियन है कोर्ट का कि देयर इज नथिंग लीगली रॉन्ग। देन मॉडिफाई कर सकता है, दैट इट मे नॉट बी सेट असाइड, मॉडिफाई कर सकता है। रिमिट बैक टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सेंड बैक कर सकता है कि तुम रेक्टिफाई करो ट्रिब्यूनल डिफेक्ट विच इज नॉट, इफ नॉट करेक्टेड देन सेट असाइड कर सकता है। एनफोर्समेंट, वेयर द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड अवार्ड हैज एक्सपायर्ड और व्हेन सच एप्लीकेशन वाज मेड बट इट वाज रिजेक्टेड देन द अवार्ड कैन बी एनफोर्स्ड। एनफोर्समेंट कैसे होगी, CPC 1908 में होगी, एज इफ इट वर डिक्री ऑफ द कोर्ट। ये वो आर्बिट्रेशन खत्म। अब देखते हैं कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन की कोई डेफिनेशन नहीं, ये भी एक ADR है, सिमिलर टू मेडिएशन है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पहले देखते हैं। वॉलेंट्री है, प्रोसेस वॉलेंट्री है, इम्प्लाइज दैट ऑल पार्टीज हैव अग्रीड टू हैव देयर डिस्प्यूट्स कंसिलिएटेड। नो पार्टी कैन बी फोर्स, अगर पार्टी को फोर्स किया जा रहा है तो जो आउटकम है वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। पार्टी ऑटोनॉमी एंड कंसेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। दूसरा, नॉन एडवर्सियल, अनलाइक आर्बिट्रेशन या कोर्ट बेस्ड, यहाँ पे पार्टीज डोंट कॉम्पीट विथ ईच अदर एज एडवर्सरीज। द अटेम्प्ट इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट बेस्ट सूट्स ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। फिर असिस्टेड प्रोसीजर है, यहाँ पे प्रोसीडिंग्स ऐसे क्राफ्ट किए जाएंगी मैनर दैट सूट्स द पार्टीज कन्वीनियंस सो एज टू रीच एन एम्बिकेबल सेटलमेंट। फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट, आउटकम जो रहेगा फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी एस्पेक्ट्स यहाँ पे भी है। विद इन द प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, मतलब एक पार्टी से जो कंसिलेटर को आ रहा है वो मस्ट बी डिस्क्लोज टू अदर पार्टी अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखो। इवन द अग्रीमेंट जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी में कवर होता है। कंसिलिएशन इन इंडिया तो ACA एक्ट से ही गवर्न होता है, सेक्शन 89 ऑफ CPC से गवर्न होता है। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट कैन बी कंसिलिएटेड, यानी कि इसका मतलब यही है कि दोज डिस्प्यूट्स विच आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ कैन बी कंसिलिएटेड, कैन बी सबमिटेड टू कंसिलिएशन। इसके लिए कुछ चीज़ें बताई हैं लॉ ने। पहला तो नंबर ऑफ कंसिलिएटर, सेक्शन 63 में बोला है कि 1 to 3 हो सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स सब्जेक्ट टू पार्टी कंसेंट, अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू, या फिर वो इंस्टीट्यूशंस को भी अप्रोच कर सकती हैं। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल सिलेक्ट हो। प्रोसीजर ऑफ कंसिलिएशन, बोथ पार्टीज डिसाइड करेंगी। Required to submit their statements in writing, supply documents and other evidence to conciliator. Conciliator provide करेगा copy of statements, एक evidence जो एक पार्टी ने दिया है to another party. encourage करेगा कि encourage और assist करेगा पार्टीज को engage in discussions में. लास्ट है bar on judicial और arbitral proceedings. conciliation ongoing है तो parties cannot start arbitration या कोर्ट भी अप्रोच नहीं कर सकते. एक्सेप्शन है, it concerns preserving its rights. अब आता है कॉन्सेप्ट मीडिएशन का। तो मीडिएशन वर्सेस कंसिलिएशन। मीडिएटर प्लेज अ फैसिलिटेटिव रोल एंड अटेम्प्ट्स टू
guide the parties towards a solution. Thus, the solution should come from the parties themselves. Conciliation में conciliator plays a more proactive role, acts as a facilitator, evaluator and intervener. In other words, he can also along with the parties suggest solutions. Mediation में outcome जो है agreement होता है, conciliation में outcome settlement होता है. Mediation में agreement कॉन्ट्रैक्ट बनता है एनफोर्सिबल बाय लॉ. कंसिलिएशन में सेटलमेंट अग्रीमेंट हैज द सेम स्टेटस एज एन आर्बिट्रल अवॉर्ड, मतलब इट वुड बी एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट. मीडिएशन जो है गवर्न बाय 89 ऑफ सीपीसी. कंसिलिएशन इज गवर्न बाय एसीए. मीडिएशन इज गवर्न बाय कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफन बेस्ड ऑन ट्रस्ट. कॉन्फिडेंशियलिटी इज बाउंड बाय कंसिलिएशन इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी. इसके बाद अग्रीमेंट अगर ब्रीच हो रहा है मीडिएशन में तो यूजुअल प्रोसेस एडॉप्टेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कंसिलिएशन में ब्रीच ऑफ सेटलमेंट अग्रीमेंट के केस में सेम एज द ब्रीच ऑफ अ आर्बिट्रल अवॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट ने सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूआई में बताया था कि कंसिलिएशन इज अ बिगर कॉन्सेप्ट देन मीडिएशन एंड द कंसिलिएटर प्लेज अ मच ग्रेटर एंड मोर इन्वॉल्व रोल देन अ मीडिएटर. फिर देखते हैं सेटलमेंट अग्रीमेंट्स. इनिशियल स्टेप, attempt of conciliation is to resolve the dispute and arrive at a settlement. Settlement could be based on suggestions made by conciliators. लेकिन conciliator को ऐसा लग रहा है कि settlement possible है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा पॉसिबल टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड सबमिट करेगा पार्टीज को फॉर देयर ऑब्जर्वेशन एंड सजेशंस. पार्टी में ऑल्सो मेक सजेशन टू कंटेंट्स ऑफ अग्रीमेंट. फिर अग्रीमेंट, अगर पार्टी सेटलमेंट तक पहुंचती हैं देन इट हैज टू बी रिटन डाउन. It can be made by parties or the conciliator on behalf of parties. Conciliator is required to authenticate the agreement. Without the agreement would have no legal sanctity. उसके बाद enforcement, settlement agreement has the same status as that of an arbitral award. Arbitral award final और binding होता है parties पे और उसको challenge किया जा सकता है कोर्ट के आगे. Once the time for challenge has lapsed, it could be enforced under CPC. या फिर unsuccessful भी रहा तो भी CPC में enforce हो जाएगा. Then confidentiality. Both the conciliator and parties are required to keep all matters confidential. Only exception is when disclosure is necessary for the purpose of implementation and enforcement of settlement agreement. दूसरा, conciliator cannot act as arbitrator or representative of any of the party in arbitral or judicial proceeding in respect of dispute which was the subject of a conciliation proceeding. None of the views expressed, suggestions made, admissions by party, proposals made could be relied upon or introduced as evidence in arbitral or judicial proceedings, irrespective of whether or not those proceedings relate to dispute that was the subject of arbitral or judicial proceedings. Breach of confidentiality would vitiate the arbitral or judicial proceedings they are attempted to be utilized in. With this we conclude Arbitration and Conciliation Act 1996 word by word in just 42.5 minutes.